अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छी गुजरी है। आप सुनाए आपकी? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ? अच्छा जी, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4, और चैप्टर 4 जो था वो हमारा थ्रेड्स के हवाले से था। और चैप्टर 4 में हमने ये बात की थी कि हम एक प्रोसेस को सब प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं और उसको हमने नाम दिया था थ्रेड का। थ्रेड या इसे हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का एडवांटेज ये था कि आपका वो टास्क लेस टाइम में जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता था, क्योंकि जब सिंगल थ्रेडिंग एग्जीक्यूशन करते थे तो उस प्रोसेस के जो सब प्रोसेसेस थे वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन अगर आपने मल्टी थ्रेडिंग की है तो वो जो डिफरेंट उसके सेक्शन हैं या डिफरेंट उसके जो ऑपरेशंस थे वो पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते थे, और उसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल टाइम जो है वो सेव हो जाता था। तो हमने देखा था कि जी थ्रेड्स जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस का पार्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते, और वो प्रोसेस के कुछ रिसोर्सेज को आपस में शेयर भी करते हैं। और जिस तरह प्रोसेस पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो थ्रेड के ऊपर भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है, और होती है खासतौर पे जब हमारे पास मल्टी यूज़र सिस्टम जो है वो ना हो, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ना हो। और अगर हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग है और साथ साथ मल्टी कोर या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, तो हमारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। फिर उसमें हमने देखा था कि कुछ चैलेंजेस थे जब हम मल्टी कोर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो कुछ हमारे पास चैलेंजेस थे, वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कहा था कि जी वर्कलोड बैलेंस होना चाहिए, टास्क स्प्लिट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। और फिर हमने एक एमडॉस लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम एक प्रोसेस को पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास मल्टी कोर आर्किटेक्चर है, तो हमारे पास जो उसका स्पीड अप या स्पीड गेन जो है वो कितना होगा। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। आई होप आप लोगों ने वो यूट्यूब चैनल से देख ली। और आप लोगों ने यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया है? जो वीडियोस भेजी थी आपको देख ली है आप लोगों ने चैनल से? यस सर, कर लिया। चलें ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेडिंग के हवाले से दो चीज़ें हैं। एक तो है टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म, ये तो एक छोटा सा टॉपिक है। ये बेसिकली जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी ये उसी का पार्ट है। हमने कहा था कि हम अपने टास्क को, अपने प्रोसेस को पैरेलल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ताकि हमारे यहाँ स्पीड अप हो जाए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो पैरेललिज्म है वो हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एक है डेटा पैरेललिज्म और एक है हमारे पास टास्क पैरेललिज्म। डेटा पैरेललिज्म से मुराद ये है कि इट फोकसेस ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग सबसेट ऑफ द सेम डेटा अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटिंग कोर एंड परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन ईच कोर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है। अगर आप एरे की एग्जांपल लें, जैसे आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज के अंदर, या लिस्ट है आपके पास पाइथन लैंग्वेज के अंदर। सपोज करें आपके पास उस एरे का साइज बहुत बड़ा है, 1 मिलियन एंटिटीज हैं उस एरे में। ठीक है, 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख। अब ये अच्छा, अब आप उन 1 मिलियन एंटिटीज जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहना चाहते हैं कि जी ये तमाम 1 मिलियन वैल्यूज़ को सम कर ले। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये होगा कि वो 1 को 2 के साथ सम करेगा, फिर उन दोनों का सम में 3 ऐड करेगा, फिर 4 ऐड करेगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से वो चलता जाएगा अब तो कि वो 1 मिलियन एंट्रीज को सम कर ले। तो डेटा पैरेललिज्म का मतलब ये है कि आप जो है अपने डेटा को, जिसके ऊपर आपने सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस डेटा को स्प्लिट कर दें 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर या सेक्शन के अंदर, और हर ग्रुप के ऊपर या हर जो सब सेक्शन है उसके ऊपर सेम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लें। तो उसको हम कहते हैं कि हमने क्या किया, डेटा पैरेललिज्म अप्लाई कर दिया। यानी ऑपरेशन, दो चीज़ें हैं इसमें, एक है डेटा, एक है ऑपरेशन। डेटा है वो 1 मिलियन का एरे, और ऑपरेशन है जो हमारा सम का ऑपरेशन है। इस केस में वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता था, डिवीजन भी हो सकता था, सॉर्टिंग भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे वो प्लस का ऑपरेशन है। तो जो टास्क है वो हमारा प्लस का ऑपरेशन है, और डेटा जो है वो हमारे पास 1 मिलियन का एरे है। तो हम क्या करेंगे, बजाय इसके एक अप्रोच तो ये है कि आप उस 1 मिलियन एरे को एज ए सिंगल एरे ट्रीट करें और तमाम वैल्यूज़ को सम करें। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके मुकाबले में आप क्या करेंगे, उस 1 मिलियन के एरे को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लें। ठीक है, यानी हाफ हाफ, 2 हाफ बना लें उसके। हाफ का मतलब ये होगा कि 50% एक में होगा और 50% एक में होगा। तो 1 मिलियन है तो इसका मतलब 10 लाख है, तो 10 लाख का हाफ क्या हो गया, 5 लाख। इसका मतलब है 1 से लेके 5 लाख तक एक हो जाएगा, और 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक दूसरा सेक्शन बन जाएगा। फिर इन दोनों
सेक्शंस के ऊपर आप प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करें और ये दोनों ऑपरेशन ये दोनों जो ऑपरेशन हो रहे हैं यानी फर्स्ट हाफ के ऊपर और सेकंड हाफ के ऊपर ये पैरेलल एग्जीक्यूट करें। तो अगर आप सोचें, इसको समझें कि अगर सपोज करें 1 मिली सेकेंड लगता था 1 प्लस ऑपरेशन करने में, तो 1 मिलियन के ऊपर कितने मिली सेकेंड लगेंगे? ऑब्वियसली 1 मिलियन मिली सेकेंड लगेंगे। अब आपने क्या किया कि उस 1 मिलियन को 2 हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 5 लाख में, और आपने दोनों के ऊपर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपने ये दोनों पैरेलल एग्जीक्यूट किए। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेक्शन 1 की फर्स्ट एंट्री पे काम हो रहा था तो उधर सेक्शन 2 की भी फर्स्ट एंट्री पे काम हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक सेक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 5 लाख मिली सेकेंड, और उसी 5 लाख मिली सेकेंड में आपका दूसरा जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका मतलब है पहले वो जो काम 1 मिलियन मिली सेकेंड में हो रहा था अब वो 5 लाख मिली सेकेंड में हो गया, यानी हाफली रिड्यूस हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डेटा पैरेललिज्म, कि जिसमें हम डेटा को स्प्लिट कर देते हैं और सेम ऑपरेशन उस दोनों डेटा जो उसके दो या अच्छा ये जरूरी नहीं कि 2 हों, ये 4 भी बना सकते थे आप, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास नंबर ऑफ कोर कितनी है। अगर आपके पास नंबर ऑफ कोर 2 है तो आपने 2 बना लिया, अगर नंबर ऑफ कोर 4 होती तो आप इसको 2.5 लाख के 4 पार्ट बना लेते और फिर यह काम जो है वो आपका और कम टाइम में हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, डेटा पैरेललिज्म में, जिसमें हम डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करते हैं और सेम ऑपरेशन सारे जो सेक्शन बनाए हमने डेटा सेक्शन उन सब के ऊपर सेम ही ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। दूसरी जो टाइप है वो कहलाती है टास्क पैरेललिज्म। इसका मतलब होता है कि इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉट डेटा बट टास्क, ठीक है। टास्क को थ्रेड भी कह दिया है, अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटिंग कोर ईच थ्रेड इज परफॉर्मिंग अ यूनिक ऑपरेशन। तो इसमें होता ये है कि आप पहला वाला केस था उसमें आपने सेम ऑपरेशन सब तमाम सेक्शंस पे अप्लाई किया था, तमाम डेटा सेक्शन पे। यहाँ पे क्या होगा कि आपको डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अब आप एग्जांपल ऐसे ले लें कि वही आपके पास एक एरे है और उस एरे के अंदर जो है वो आपने सपोज करें 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एक है जी आपने प्लस करना है और एक है आपने कि उनको मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यूज को रखें और ओरिजिनल वैल्यू को आपस में सम भी करें और मल्टीप्लाई भी करें। दोनों के रिजल्ट डिफरेंट आएंगे, दोनों डिफरेंट ऑपरेशन है। तो अब आप क्या करेंगे कि उस एक कोर के ऊपर उसी डेटा के ऊपर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे और दूसरी कोर के ऊपर उसी डेटा सेट के ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल टास्क पैरेललिज्म, जिसके अंदर डेटा सेट वही रहा लेकिन जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया वो डिफरेंट हो गया। तो इसको हम कहते हैं टास्क पैरेललिज्म। ये दोनों पॉइंट समझ आ गए इसके एग्जांपल से, मतलब इनमें थोड़ा सा सब्टल सा डिफरेंस है लेकिन आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं हुआ तो पूछ लें मुझसे। क्लास आपको ये पॉइंट समझ आ गए हैं डेटा पैरेललिज्म और टास्क पैरेललिज्म के? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ लें, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करें। कोई बंदा अनम्यूट करके रिप्लाई करे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आया नहीं समझ आया? यस सर, समझ आ गया। आंसर साहब को समझ आ गया जी, हैं? चलो जी। एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन इसके ऊपर या आगे चलें? जी सर, ये वाला समझ आ गया सर, आगे समझ आ गया। ओके अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। हमने थ्रेड्स पढ़ लिए थे, हमने कहा था जी मल्टी थ्रेडिंग होती है। अब हम मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स पढ़ेंगे। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल से क्या मुराद है? बेसिकली जो अब तक हमने थ्रेड्स डिस्कस किए थे वो जनरल थ्रेड डिस्कस किए थे। हमने कहा था जी प्रोसेस को सब हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वो थ्रेड बन गया। अब हम बात कर रहे हैं कि जी थ्रेड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड। वन इज कॉल्ड द यूजर थ्रेड, यूजर लेवल थ्रेड, और वन इज कॉल्ड द कर्नल लेवल थ्रेड और कर्नल थ्रेड, ठीक है जी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Threads that are implemented at the user level are termed as the user level thread, ठीक है। A user thread is used by a programmer to handle multiple flow of control within a program. The thread management of the user thread is done by the thread library present at the user space. The kernel does not have any information about the user level thread. वो ये कहता है कि जब आपके मतलब हम थ्रेड्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो यूजर थ्रेड्स हैं वो ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो कि आपकी जो यूज़र एप्लीकेशन होती हैं या जो आपके यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे क्या है, यूज़र थ्रेड है। अच्छा जी, ये यूज़र थ्रेड इसको जो प्रोग्रामर है वो क्रिएट करेगा, ओके। अच्छा, ये कैसे करेगा? इसके लिए थ्रेड लाइब्रेरी इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। और थ्रेड लाइब्रेरी अभी हम देखेंगे क्या होती है। तो थ्रेड लाइब्रेरी बेसिकली आपको एक API प्रोवाइड करती है। API का मतलब पता है?
API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो API मतलब एक इस तरह का एक आपके पास इंटरफेस होता है जिसके थ्रू आप किसी स्पेसिफिक किस्म की कोई एप्लीकेशन जो है वो लिख सकते हैं बाय यूजिंग सम लाइब्रेरी और बाय यूजिंग सम मतलब सम अदर पीस ऑफ कोड लाइक दिस। तो APIs उन्हें कहते हैं। तो वो ये कहता है कि जो यूज़र थ्रेड्स हैं, इसको आप मतलब आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि ये वो थ्रेड्स हैं जो कि यूज़र की स्पेस पे जो यूज़र स्पेस है उसमें काम करते हैं। इनको API जो प्रोग्रामर है वो API के थ्रू थ्रेड लाइब्रेरीज के थ्रू इन्हें क्रिएट करता है, इन्हें मैनेज करता है, और जो कर्नल होता है, इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो इनको मैनेज नहीं करता, या यूँ कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम को या कर्नल को इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के लेवल से बाहर ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इनको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, यूजर लेवल थ्रेड्स है। जबकि दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास है कर्नल थ्रेड। दीज थ्रेड्स इंप्लीमेंटेड एट द कर्नल लेवल, ठीक है, टर्म्ड एज द कर्नल लेवल थ्रेड्स। द थ्रेड मैनेजमेंट इज एट द कर्नल लेवल एंड द कर्नल थ्रेड्स कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय द कोड इन द एप्लीकेशन लेवल। तो ये जो थ्रेड हैं ये कर्नल के लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और इसको आप जो है वो एप्लीकेशन लेवल पे बैठ के इनको कंट्रोल या मैनेज नहीं करते, ठीक है। और इनकी जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। कर्नल हमने पहले कहा था कि द कोर ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नल। तो ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर्नल लेवल थ्रेड्स, ठीक है, अलाउइंग द कर्नल टू परफॉर्म मल्टीपल साइमल्टेनियस टास्क एंड और टू सर्विस मल्टीपल कर्नल सिस्टम कॉल्स साइमल्टेनियसली। हमने कहा था कि सिस्टम कॉल्स होती हैं, तो वो सिस्टम कॉल्स के लिए भी ये थ्रेड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और उसके अलावा हमने कहा कि जी परफॉर्म मल्टीपल टास्क हमने परफॉर्म करने हैं साइमल्टेनियसली। अब हम OS की बात करें कि OS ने भी तो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं ना। तो अगर OS ने सारे टास्क वन बाय वन परफॉर्म करनी है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो अगर OS के अंदर मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स होंगे तो एक थ्रेड एक टास्क परफॉर्म करेगा, एक थ्रेड एक टास्क परफॉर्म करेगा, तो हमारा जो है ओवरऑल जो स्पीड अप है वो हमारा बेहतर हो जाएगा। वही काम जो ऊपर यूज़र लेवल थ्रेड पे हो रहा है, फ़र्क ये है कि जो यूज़र थ्रेड है वो यूज़र का जो प्रोग्राम है उसमें ऑपरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा सी के अंदर, और उसके अंदर आपने कहा जी मैं इसमें मल्टी थ्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो वो आपका यूज़र थ्रेड होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपने यूज़र ने प्रोग्राम क्रिएट किया और वो यूज़र में उसने जो थ्रेड्स क्रिएट किए वो मल्टी थ्रेडिंग जो यूज़र थ्रेड कहलाएगी। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल थ्रेड्स हैं और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करेगा, तो वो हमारे क्या करेंगे, कर्नल थ्रेड्स कहलाएंगे। तो बेसिकली कर्नल थ्रेड जो है वो OS का पार्ट होते हैं, और ये OS अलाउ करता है, और ये बात उसने कह दी कि तमाम जो मॉडर्न OS हैं वो कर्नल थ्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और ओवरऑल उससे हमारी स्पीड बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब फिर वो कहते हैं कि यूज़र टू कर्नल थ्रेड की मैपिंग होती है। जो यूज़र लेवल थ्रेड है और कर्नल थ्रेड है, इनकी आपस में मैपिंग होती है। तो उसके लिए 4 मॉडल हैं। एक कहलाता है मैनी टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल, मैनी टू मैनी और टू लेवल मॉडल। हम ये देखते हैं ये क्या है। मैनी टू वन मॉडल, इट सिंपली सेज कि जी आपके पास, अच्छा जी, इट सिंपली सेज कि आपके पास यूजर थ्रेड्स तो मोर देन वन है, ठीक है, मैनी है, लेकिन उन सब के लिए कर्नल लेवल पे एक ही थ्रेड है, ठीक है। तो इसलिए उसको नाम दे दिया मैनी टू वन। मैनी का मतलब है यूजर, जो फर्स्ट मैनी है वो यूजर के लिए है, यूजर लेवल थ्रेड्स के लिए है, और सेकंड वन जो है वो हमारे कर्नल लेवल थ्रेड के लिए। तो इन द मैनी टू वन मॉडल, मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप्ड ऑनटू अ सिंगल कर्नल थ्रेड, ठीक हो गया। थ्रेड मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय द थ्रेड लाइब्रेरी। तो वो बात हमने की है कि जो यूज़र लेवल थ्रेड है उनकी जो मैनेजमेंट है उसके लिए हम थ्रेड लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका ड्रॉबैक भी है, इसका एडवांटेज भी है। मैनी टू वन मॉडल का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि इफ अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल इज मेड देन द एंटायर प्रोसेस ब्लॉक्स इवन इफ द अदर यूजर थ्रेड्स वुड अदरवाइज बी एंड द अदर यूजर थ्रेड्स वुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, ठीक है। इसके एक ये डायग्राम है, ये देख लें। ये हमारे पास है यूजर थ्रेड 1 2 3 4, ये हमारे पास कर्नल थ्रेड है की। अब ये चारों यूजर थ्रेड एक ही कर्नल थ्रेड के साथ क्या हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं। तो इसको हमने कहा ये मैनी टू वन मॉडल है। अब सपोज करें कि जो ये यूजर थ्रेड 1 है, इसने कोई ब्लॉक की सिस्टम कॉल इशू कर दिया, ठीक है। ब्लॉक का मतलब है कि सस्पेंड कर दें एक्टिविटी को। तो इसकी ब्लॉक की वजह से अगर कर्नल थ्रेड अपनी एग्जीक्यूशन रोक देगा, टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड कर देगा, तो ये तीनों की जो एग्जीक्यूशन है ये भी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी तो इसी के ऊपर बेस कर रहे थे ना। तो अगर ये एग्जीक्यूट कर रहा है, ये चारों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर इसने इसको ब्लॉक कर दिया तो उसका मतलब है ये ब्लॉक हो गया, तो फिर इन तीनों की सर्विस भी ब्लॉक हो गई। अब होना तो ये चाहिए था कि सिर्फ ये यूजर थ्रेड ब्लॉक होता, लेकिन इसने चूंकि ये मैनी टू वन मॉडल है और इसकी ब्लॉक की वजह से कर्नल थ्रेड ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब है बाकी सारे यूजर थ्रेड भी हमारे ब्लॉक हो गए। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है।
लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि जो कर्नल थ्रेड है इसको क्रिएट करना और इसको मैनेज करना जो है वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा टास्क होता है, या यूँ कह लें कि ये काफ़ी कॉस्टली होता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज एंड टाइम। तो लिहाजा चूँकि इसमें एक ही कर्नल थ्रेड क्रिएट होता है तो लिहाजा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसका ज़्यादा वर्क इसका बर्डन नहीं आता। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इसमें परफॉर्मेंस जो है वो डिले हो सकती है, क्योंकि एक यूज़र थ्रेड की वजह से बाकी यूज़र थ्रेड भी डिस्टर्ब हो सकते हैं या ब्लॉक हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा मैनी टू वन मॉडल है। दूसरे नंबर पे है जी वन टू वन मॉडल। वन टू वन का मतलब है सिंपल कि हर यूजर थ्रेड के लिए वी हैव अ सिंगल कर्नल थ्रेड, ठीक है। तो अगर आपके यूजर थ्रेड n है तो कर्नल थ्रेड भी n होंगे, अगर यूजर थ्रेड ज़्यादा होंगे तो कर्नल थ्रेड भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो the one-to-one model creates a separate kernel thread to handle each user thread. One-to-one models overcome the problem listed above involving blocking system call and splitting process across the multiple CPU. इसकी एग्जांपल डायग्राम ये है कि ये हमारे पास यूजर थ्रेड्स हैं 4 और उसके लिए हमने 4 ही कर्नल थ्रेड्स बनाए हैं। तो इसके मुकाबले में ये फर्स्ट डायग्राम है मैनी टू वन की, उसके मुकाबले में वन टू वन में एडवांटेज ये होगा कि अगर एक यूज़र थ्रेड ने किसी ब्लॉकिंग कॉल दी है, से इस यूज़र थ्रेड 1 ने ब्लॉक किया है तो सिर्फ K1 ही ब्लॉक होगा, K2, K3, K4 यूज़र 2, 3 और 4 को रिस्पेक्टिवली एग्जीक्यूट करते रहेंगे और इसकी ब्लॉक का बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वन टू वन मॉडल है, हर कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। क्वेश्चन है अच्छा जी। तो वन टू वन मॉडल का फ़ायदा तो ये हो गया कि आपके पास जो है वो एक जो यूज़र थ्रेड है वो दूसरे थ्रेड्स को ब्लॉक या डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। However, the overhead of managing one-to-one model is more significant, involving more overthreads, slowing down the system. अभी हमने कहा कि अगर आपने कर्नल थ्रेड ज़्यादा क्रिएट करने हैं तो ये सिस्टम के लिए ओवरहेड है और ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, और इसकी वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो डाउन हो सकती है, क्योंकि बहुत अगर खास तौर पे जब हमारे यूज़र थ्रेड की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा कर्नल थ्रेड भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर सिस्टम के लिए थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ सकता है। तो ये उसका डिसएडवांटेज है कि अगर वन टू वन मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा अगर आपने कर्नल थ्रेड क्रिएट कर दिया तो ये कॉस्टली हो सकता है और ये सिस्टम की परफॉर्मेंस पे बुरा असर डाल सकता है। अच्छा जी, मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मॉडल प्लेस अ लिमिट ऑन हाउ मेनी यूजर थ्रेड कैन बी क्रिएटेड। तो ये कह रहे हैं कि अब वैसे तो हम कह रहे हैं कि जी n फॉर n होगा, लेकिन अगर n की तादाद बहुत बड़ी हो जाती है तो हम कर्नल थ्रेड की तादाद के ऊपर कोई लिमिटेशन लगा लेते हैं। जैसे हमने कह दिया जी रूल ये है कि 10 से ज़्यादा हम कर्नल थ्रेड नहीं क्रिएट करेंगे। अब अगर यूजर थ्रेड की तादाद 8 है तो 8 होंगे, 10 है तो 10 है, लेकिन अगर यूजर थ्रेड की तादाद 15 भी हो गई तो हमने लिमिट 10 पे लगा रखी है, तो हम 10 से ज़्यादा कर्नल थ्रेड क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। रीज़न वही है कि अगर ज़्यादा आप क्रिएट कर देंगे तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और ओएस के लिए जो है ओवरहेड बढ़ जाएगा। लिनक्स है विंडोज 95 टू एक्सपी इम्प्लीमेंट दिस वन टू वन मॉडल फॉर द थ्रेड्स। तो हमने कहा कि सारे ओएस जो है वो फॉलो करते हैं, तो ये उसने एग्जांपल दे रखी है। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास मैनी टू मैनी मॉडल। अच्छा, मैनी टू मैनी मॉडल सिंपली कहता है कि वी हैव नंबर ऑफ यूजर थ्रेड्स आर मैप्ड इनटू अ नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स, ठीक है। तो ये जो बेसिकली मैनी टू मैनी मॉडल है ये दिस इज इन बिटवीन वन टू वन एंड मैनी टू वन। मैनी टू वन में तो सब तमाम यूजर थ्रेड्स के लिए एक ही कर्नल थ्रेड होगा। मैनी टू वन टू वन के अंदर हर यूजर थ्रेड के लिए एक कर्नल थ्रेड होगा, जबकि मैनी टू मैनी ये कहता है कि हमारे पास यूजर थ्रेड्स की तादाद भी मल्टीपल्स में है और कर्नल थ्रेड की तादाद भी मल्टीपल में है, लेकिन वो यूजर थ्रेड से कम होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम आप देखें तो आपके पास 1, 2, 3 और 4 कर्नल थ्रेड यूजर थ्रेड्स हैं और उसके लिए 3 कर्नल थ्रेड, ये 3 भी हो सकते थे, ये 2 भी हो सकते थे, ये 4 नहीं होंगे क्योंकि 4 हो गया तो ये 1 to 1 बन गया, 1 हो गया तो ये आपका मैनी टू 1 हो गया। So it could be anything between 1 and n, where n is the user thread level, ठीक हो गया। हो सकता है 4 के लिए 2 हो, 8 के लिए 4 हो, यानी 2/2 का रूल हो गया, हर 2 के लिए 1 बना लें, हर 3 के लिए 1 बना लें, तो ये कोई भी ऐसा नंबर दरमियान में हम दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मैनी टू मैनी मॉडल। तो यूजर हैव नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएटेड, ठीक है जी, आप नंबर ऑफ थ्रेड्स मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉकिंग कर्नल सिस्टम कॉल्स डू नॉट ब्लॉक एंटायर प्रोसेस। अब इसमें जो मैनी टू वन में प्रॉब्लम आ रहा था कि एक के ब्लॉक की वजह से सारे ब्लॉक हो जाते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि अगर सपोज करें K1 इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी वजह से K1 ब्लॉक होगा, K2 और K3 एग्जीक्यूट करेंगे और ये बाकियों को सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे। Process can be split into the multiple processes, ठीक हो गया। और individual processes may be allocated variable number of kernel thread depending upon the number of CPU present and other factor। ये individual processes को हम variable number of kernel thread allocate कर सकते हैं, मतलब for example इस प्रोसेस के लिए
हम एक कर्नल थ्रेड देंगे या इन दोनों को हम एक देंगे, ये हम डिपेंड कर सकते हैं, ये हम फैसला कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितने यूजर थ्रेड और कितने कर्नल थ्रेड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा मैनी टू वन मॉडल, मैनी टू मैनी मॉडल है। तो बेसिकली दिस मैनी टू मैनी मॉडल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैनी टू वन एज वेल एज वन टू वन, क्योंकि वन टू वन में बहुत ज़्यादा कर्नल थ्रेड बन जाते थे तो वो एक्सपेंसिव हो जाता था। तो अब उतने भी ज़्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपने हो सकता है 4 यूजर थ्रेड बनाए हैं और आप उसके लिए 2 या 3 या 4 कर्नल थ्रेड बनाए। 8 के लिए आपको 8 बनाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से जो 8 के लिए आपके पास एक ही होता और वो उनमें से कोई एक सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता, तो फिर सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता। अब यहाँ पे वो भी नहीं होगा। तो बेसिकली इसने दोनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। फिर एक हमारे पास कहलाती है टू लेवल थ्रेडिंग अप्रोच। तो ये टू लेवल अप्रोच जो है वो सिंपली ये कहती है कि देयर एग्जिस्ट अ वेरिएशन इन मैनी टू मैनी मॉडल which depicts that there can be a user thread that bounds to a kernel thread. This kind of model is multi-threading referred as a two-level model. This model provides efficient and fast thread management. तो ये two-level thread का मतलब बेसिकली ये है कि आप many to many के अंदर ही इम्प्लीमेंटेशन इस तरह करें कि किसी एक यूजर थ्रेड के लिए कोई एक कर्नल थ्रेड बाउंड कर दें, ठीक है। अब आप ये देख लें, ये टू लेवल थ्रेड है बेसिकली, जिसके अंदर ये वाला जो एग्जाम्पल डायग्राम है ये मैनी टू मैनी की है और ये वन टू वन की है, और ये दोनों एक साथ एक ही सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड है। तो इसको हम कहेंगे ये टू लेवल थ्रेड है, यानी इसमें दोनों अप्रोचेस को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। आप इसको कह सकते हैं कंबाइन या हाइब्रिड अप्रोच है, जिसमें आपने एक से ज़्यादा अप्रोचेस को इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे मैनी टू मैनी और वन टू वन दोनों को इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, ये इस तरह क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये जो थ्रेड है यूजर थ्रेड, ये हाई प्रायोरिटी थ्रेड है और इसको हम चाहते हैं कि इसमें डिले ना आए या इसको इसके एग्जीक्यूशन में किसी किस्म का लेट ना हो। तो इसके लिए हम इसको वन टू वन पे ले जाएंगे और इसके लिए एक कर्नल थ्रेड जो है वो हम डेडिकेट कर देंगे, ठीक है, वो इसी को सर्व करेगा। बाकी जो हमारे ये कर्नल थ्रेड्स हैं, यूजर थ्रेड्स हैं, वो हमारे पास जो है वो मैनी टू मैनी मॉडल में काम करेंगे और ये तीनों थ्रेड बाकी चारों मॉडल को थ्रेड्स को सर्व करेंगे। उसको हम कह देते हैं कि हमारा टू लेवल थ्रेड एग्जांपल। अच्छा जी, फिर इसमें है थ्रेड लाइब्रेरीज। अभी हमने कहा था कि जी यूजर थ्रेड के लिए आपके पास थ्रेड लाइब्रेरीज का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स प्रोग्रामर विद एन एपीआई फॉर क्रिएटिंग एंड द मैनेजिंग द थ्रेड्स, ठीक है। तो थ्रेड लाइब्रेरी क्या है? बेसिकली कोड है, ये हमारा लाइब्रेरी कोड ही होती है और ये हमारे पास अवेलेबल होती हैं और इसके अंदर इसके साथ एपीआईज अवेलेबल होती हैं, जैसे अभी मैंने कहा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और जो आपका प्रोग्रामर है, यानी आप जो हैं वो एपीआईज को, इन थ्रेड लाइब्रेरीज के एपीआई को यूज़ करके अपने यूज़र लेवल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमारे पास थ्रेड लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट होता है। तो थ्रेड लाइब्रेरीज में बी इम्प्लीमेंटेड इधर इन द यूजर स्पेस और इन द कर्नल स्पेस, ठीक हो गया। और द फॉर्मर इन्वॉल्व द एपीआई फंक्शन इम्प्लीमेंटेड सोलली विद इन द यूजर स्पेस विद नो कर्नल सपोर्ट। तो आप एपीआई को दोनों ये जो थ्रेड लाइब्रेरी है उनको दोनों जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूजर स्पेस में भी और कर्नल स्पेस में भी। और अगर आपने यूजर स्पेस में उसको इंप्लीमेंट किया तो उसका मतलब है कर्नल की इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं होगी और कर्नल की जो है वो कोई मतलब इसको कर्नल इसके लिए कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। लेटर इन्वॉल्व द सिस्टम कॉल। अगर आप इसे कर्नल लेवल पे करेंगे तो इट इन्वॉल्व द सिस्टम कॉल्स एंड रिक्वायर अ कर्नल विद थ्रेड लाइब्रेरी सपोर्ट। तो फिर हमें कर्नल थ्रेड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और अभी हमने कहा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल की बात हो जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल लेवल की थ्रेड की सपोर्ट जो कि अवेलेबल है, जिसका मतलब है वहाँ पे थ्रेड लाइब्रेरीज कर्नल लेवल पे अवेलेबल होंगी। 3 मेन थ्रेड लाइब्रेरीज हैं जो आजकल यूज़ की जाती हैं। उसमें एक है POSIX थ्रेड या जिसे P थ्रेड्स कहते हैं। P threads may be provided as either a user or kernel library as an extension to POSIX standard, ठीक है। POSIX standard एक लाइब्रेरी थी कर्नल थ्रेड की, अब उसको हम इम्प्लीमेंट कर दिया, इन्हांस कर दिया और ये एज ए कर्नल यूजर लेवल थ्रेड भी एज ए यूजर लाइब्रेरी भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है और एज ए कर्नल लाइब्रेरी भी। Win32 थ्रेड है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, दैट प्रोवाइड एन कर्नल लेवल लाइब्रेरी ऑन द विंडोज सिस्टम, ठीक है। तो अब आप जो विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग हो रही है कर्नल लेवल की, तो बेसिकली इसमें Win32 थ्रेड की लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल होगी। और फिर हमारे पास है जावा थ्रेड्स। सिंस जावा जनरली रन्स ऑन द JVM इज अ जावा वर्चुअल मशीन and the implementation of thread is based upon whatever OS and hardware the JVM is running on that is the P thread और Win32 threads depending on the system। तो जो हमारी जावा थ्रेड्स हैं वो बेसिकली JVM, जावा जो है वो जावा एक लैंग्वेज है जो कि JVM के ऊपर रन होती है। JVM एक जावा वर्चुअल मशीन है जो कि आपके सिस्टम और कंपाइलर के दरमियान में एग्जीक्यूट करता है। तो उसके सपोर्ट के लिए जो हमारे पास थ्रेड होते हैं उसको, उस लाइब्रेरी को हमने कहा है जावा थ्रेड्स लाइब्रेरी।
तो ये 3 कॉमन सी लाइब्रेरी हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू जो है वो फिर हम मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम इसी को पढ़ेंगे। अगर दोबारा हमें थोड़ा सा टाइम मिला तो इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन है मल्टी थ्रेडिंग की इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग, वो फिर हम बाद में इसको करके देखेंगे। इस लेक्चर में आज के इसमें आपको कोई पॉइंट है जो आप लोगों ने पूछना है तो मेरे से पूछ लें। माइक अनम्यूट कर लें अपना, और कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन पुट अप कर दें। सर जी सर जो हमारा मिड का सिलेबस है वो कितना है? जी और सर उसकी कोर्स आउटलाइन भी काइंडली सेंड कर दें। अच्छा, कोर्स आउटलाइन ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, हम मुझे याद नहीं रहा पहले भी कहा था, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वही हमारी कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। जो भी हमने लेक्चर्स के अंदर क्लास में डिस्कस किए हैं टॉपिक्स, वही हमारी कोर्स आउटलाइन है, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मली कोर्स आउटलाइन दे दूंगा। सर आपको और पेपर सर कोई आइडिया हमारा कब तक होंगे? मिड जी 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 पूछें। सर मिड्स का कोई आइडिया आपको कब तक होंगे? मिड की अभी तक जो डेट है वो 30 मई है, 30 मई, ठीक है। तो लेकिन अभी फर्दर कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन भारत फिलहाल जो है वो 30 या 31 मई से एक्सपेक्टेड है। 31 मई का मतलब ये है कि आज 18 है, तो मतलब 2 वीक्स के बाद, एक जो ये वीक है इसके बाद अगला वीक है, उसके बाद जो वीक स्टार्ट हो रहा है तो उसमें मिड एक्सपेक्टेड है। सर तो क्या ये ऑनलाइन होगा कि फिजिकल होगा सर? अभी ये कंफर्म नहीं है। 2 बातें थी कि अगर ऑनलाइन होगा तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव बेस्ड भी होगा, ठीक है। अब तक तो ये था ना कि जी आप लोग सिर्फ ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। अगर तो फिजिकल है फिर तो वो एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वही फॉलो किया जाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन है तो सुन रहे हैं कि इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन में एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होगा, बल्कि एमसीक्यूज बेस्ड भी होगा और साथ सब्जेक्टिव भी होगा। लेकिन अगेन ये सारी बातें जो है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड जब करेगी तब पता चलेगा, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल आप अपने जहन में ठीक रखें है कि सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, आप उसके हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर करें। जी जी। सर आपका नेक्स्ट लेक्चर कब है सर? परसों इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे। सर इसे काइंडली सर आप ना लेक्चर से कम सर 4-5 घंटे पहले बता दिया करें सर। कोई मैं फौरन, हर कोई तो मोबाइल लेके नहीं बैठा होता सर, किसी को पता भी नहीं चलता लेक्चर ठीक मिस है, हो ऐसा जाता है। करेंगे ना, अब सर हम आप ऑल्टरनेट डेज के ऊपर एक लेक्चर शेड्यूल करेंगे। बना आज लें। है हमारा 18 को लेक्चर हुआ है, 19 को नहीं होगा, कल और 2 क्लासेस का मेरा लेक्चर है, तो 20 को हम फिर दोबारा जो है ना इंशाल्लाह लेक्चर करेंगे। और टाइम मैं आपको बता दूंगा, वो रफली इतना ही होगा, तकरीबन 1 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास। ठीक है सर, थैंक यू सर टाइम भी कंफर्म कर दीजिएगा जल्दी सर। चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा टाइम निकल दूंगा। आज बस थोड़ा सा मैं कहीं बिजी था तो इसलिए वो लेक्चर भी लेट स्टार्ट हुआ और आप लोगों को कन्वे भी नहीं किया था। लेकिन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आपको जो है ना मतलब सुबह ही बता दिया करूँगा कि आज इतने बजे हमें लेक्चर लेना, ताकि आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है सर, ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।